दैट इज रीराइटिंग, या एक प्रोजेक्ट करना, एक पैराग्राफ लिखना। इंट्रोडक्शन तो बात होगी प्रोजेक्ट अचीव करने तक, आपने प्रोजेक्ट गेट करना है, उसको हासिल करना है, वहां तक तो जो हम काम कर रहे थे वो इंट्रोडक्शन हो गया, आपका रेज्यूमे हो गया, ये सारी चीजें होंगी कि आप जॉब जो एज अ जॉब भी एज अ बिजनेसमैन किस तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं री राइटिंग की या प्रेसिस राइटिंग की, या एक कंटेंट को तैयार करना, उसकी बेसिक्स के अंदर आज हम जाएंगे। कंटेंट को तैयार किस तरीके से करना है, उसके लिए कौन सी स्किल आपके पास होनी चाहिए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक, लेक्चर नंबर 4, जो कि है प्रेसिस राइटिंग। उम्मीद है आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। आज का है हमारा लेक्चर नंबर 4, प्रेसिस राइटिंग। क्या होती है प्रेसिस राइटिंग जी? किसी भी पैराग्राफ को 1/3 में कन्वर्ट करना। एक पैराग्राफ है 3000 वर्ड्स का, अब हमने उसको 1000 वर्ड्स में कंप्लीट करना है। उसको हम किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हमें क्या एसेंशियल्स होंगे, क्या हमारे पास ट्रिक्स होंगी, किस तरीके से किन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हम उस पैराग्राफ को 1/3 में कन्वर्ट करेंगे। जब हम री राइटिंग की तरफ जाते हैं तो उसके लिए हमें प्रेसिस राइटिंग आना जरूरी होती है। जब आप प्रेसिस राइटिंग सीख जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली री राइटिंग करना शुरू कर देंगे। तो अपने पास पेन और पेपर लाजमी रखिएगा। चलें जी, हम आगे मूव करते हैं। क्या टिप्स होनी चाहिए हमारे पास प्रेसिस राइटिंग के लिए? प्रेसिस राइटिंग होती क्या है कि जी 1/3 ऑफ एक्चुअल पैराग्राफ, आपने किसी भी पैराग्राफ को 1/3 1/3 में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपने डोंट चेंज द सेंट्रल आइडिया, जो मेन आइडिया होगा उस पैराग्राफ का, आपने उससे बाहर बिल्कुल नहीं जाना, आपने उससे बिल्कुल भी नहीं हटना, आपने उसी पॉइंट के ऊपर अपने आप को रखना है, अपने वर्ड्स को का फोकस उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर रखना है। रिटेन द कीवर्ड्स ऑफ द पैराग्राफ हमारे पास थर्ड पॉइंट है। जो उसमें एक्चुअल कीवर्ड्स होंगे, अगर बात मिसाल के तौर पे आप एक टॉपिक लिख रहे हैं, वो टॉपिक है आपका फूड के ऊपर, फूड होम डिलीवरी के ऊपर लेट्स से, तो फूड होम डिलीवरी आपका एक कीवर्ड है, या डिलीवर फूड एट योर होम ये आपका कीवर्ड है। आपने उन कीवर्ड्स को अपने उस जो कंटेंट आप लिखेंगे, रीराइट करेंगे, उसमें आपने उसको मेंटेन रखना है, उसको आपने इग्नोर नहीं करना है किसी भी तरह से। आपने अपना टाइम जो है वर्ड्स काउंट करने में कंज्यूम नहीं करना। आप क्या करेंगे, जब आप काम करेंगे तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन को काउंट कर लेंगे कि एक लाइन में आपने कितने वर्ड्स लिखे हैं। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप जितनी भी लाइंस लिखेंगे उसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेट से एक लाइन में आप लिख रहे हैं 10 वर्ड्स, नेक्स्ट में आप देखेंगे जब आप दूसरी लाइन लिख रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें 9 या 10 वर्ड्स उसके अंदर आ रहे होंगे। जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपने टोटल लाइंस काउंट करके अपना एक एवरेज निकाल लेनी कि मैंने इतने वर्ड्स कंप्लीट किए हैं। अच्छा, जो आपकी प्रेसी होगी वो आपकी 1 पैराग्राफ से ऊपर नहीं होगी, वो आपकी एक पैराग्राफ के अंदर कंप्लीट करना है अपना सारा का सारा काम। और वीक सेंटेंसेस को अवॉइड करना है। अभी आपको चीजें नहीं समझ आ रही होंगी, जब अभी हम आज इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपने प्रेसी को अटेम्प्ट किस तरह करना है? आपने पढ़ तो लिया कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, अब आपने इसको अटेम्प्ट किस तरह करना है? आपने पैसेज को 2 दफा रीड करना है कम से कम। आप इसको ज्यादा दफा रीड करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। और ड्यूरिंग रीडिंग आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर लेना है। रीडिंग के दौरान आपने अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या कर लेना है? मार्क कर लेना है। और जो मार्क किए हुए पॉइंट्स होंगे उनको आप अरेंज कर लेंगे, उनके बुलेट्स बना के एक पेपर के ऊपर उनको अरेंज करेंगे। आफ्टर दैट आपने उनको अपने वर्ड्स में लिखना है, बजाय ये कि आप उसी सेंटेंस में से, उसी पैराग्राफ में से, उसी जो आपको कंटेंट दिया हुआ होगा उसी में से आप वर्ड्स या फ्रेजेस को कॉपी पेस्ट कर दें। ऐसा नहीं करना। आपने उन बुलेट्स को अपने ही वर्ड्स के अंदर डिटेल में लिखना है, या उसको प्रिसाइज करके लिखना है टू द पॉइंट। लेकिन याद रहे कि 1/3 आपका होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं जी। चलें पहले थोड़ी सी इसकी मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ। चलें पहले हम निश के ऊपर बात कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको प्रेसिस की टिप्स बता दी, अभी हम इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं आगे। निश क्या होती है जी? निश ये होती है कि आप किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी के ऊपर काम कर रहे हैं। लेट्स से सोशल मीडिया मार्केटिंग एक निश है, वीडियो एडिटिंग एक निश है, कंटेंट राइटिंग एक निश है। एक स्पेसिफिक स्किल, उसके ऊपर अगर आप काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं निश। निश की सिलेक्शन किस तरीके से करेंगे? निश में गिव अवेज दिए जाते हैं, पर वर्ड रेट किस तरह से आप डिसाइड करेंगे, और बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है। निश की सिलेक्शन आप किस तरीके से करेंगे?
सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट और अपना पैशन आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं, आपको ये लगता है कि आप एक अच्छे जो है वेब कंटेंट का काम आप अच्छा कर लेते हैं, या आप सोशल मीडिया कंटेंट का काम आपको अच्छे तरीके से आता है, आपको आसानी होती है, तो आप अपनी उस निश पे ग्रिप करना स्टार्ट कर देंगे। आपकी प्रैक्टिस उस पे ज़्यादा होनी चाहिए, आपका उस पे सैंपल्स आपने ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करने हैं ताकि आप उस निश को प्रमोट करके अर्निंग स्टार्ट कर सकें। अच्छा, फिर आपने उसमें प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है। लेट्स से आप वेब कंटेंट की निश भी कर रहे हैं और सोशल मीडिया की निश भी कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि आपको उसमें प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं, आप उन दोनों में से किस निश के प्रॉब्लम्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपने वो प्रॉब्लम्स को देखना है कि किस हद तक आप उनके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप वेब कंटेंट कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप सोशल मीडिया कर रहे हैं, आपको वेब कंटेंट की निश के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मुश्किल हो रही है, तो आप उसको सेकेंडरी रखेंगे, और सोशल मीडिया के निश को सॉल्व करने में आसानी हो रही है तो आप उसको प्राइमरी कर देंगे। अच्छा, अब आपने देख लिया कि जी आप सोशल मीडिया के अंदर काम कर रहे हैं, आपने फिर उस निश के ऊपर रिसर्च करनी है। रिसर्च योर कंपटीशन, आपने ये देखना है कि सोशल मीडिया पे क्या काम हो रहा है, किस रेट पे एक एवरेज राइटर जो है मार्केट में चार्ज कर रहा है। आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू वेबसाइट्स, थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जैसे फाइवर की बात की थी हमने, पीपल पर और की बात की थी, freelance.com की बात की थी, उस पे आप रिसर्च करेंगे। पॉइंट नंबर 4 में है डिटरमिन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ योर निश। ज़ाहिर सी बात है, आप जो राइटिंग कर रहे हैं तो डेफिनिटली आप अर्निंग के लिए करेंगे, तो आप उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, किस निश में पर वर्ड रेट ज़्यादा है या किस निश की डिमांड ज़्यादा है। क्या वेब कंटेंट की डिमांड ज़्यादा है, क्या सोशल मीडिया की डिमांड ज़्यादा है, या अगर मैं सोशल मीडिया कर रहा हूँ, तो क्या मुझे उसमें पर वर्ड रेट 0.5 मिलेगा, 0.7 पर वर्ड मिलेगा, 1 रुपीज़ पर वर्ड मिलेगा, मुझे किस हद तक मार्केट में उसका रेट मिल रहा है। ये आप किस तरीके से करेंगे। पॉइंट नंबर 5 इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, टेस्ट योर आइडिया। आपने पहले 4 पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट किया, अब आप अपने उस आइडिया को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। लेट्स से हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया की, अब आप सोशल मीडिया का काम स्टार्ट करेंगे, लोगों की एड कॉपी बनाना शुरू करेंगे, लोगों को उसके ऊपर एक कंटेंट लिख के देंगे, फिर देखेंगे क्या आपका आइडिया क्या सही था, आपने जो इंटरेस्ट और जो रिसर्च के ऊपर जो आपने अपनी चीजें सिलेक्ट की, क्या वो आपको वाकई में अर्निंग दे रहा है या नहीं दे रहा। अब आ जाती है बिडिंग स्ट्रेटेजी। अभी मैं जनरल पढ़ा रहा हूँ आपको, अभी हम इसकी आप मैं उसके सैंपल्स भी डिस्कस करेंगे अभी। बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, हमने बात की सोशल मीडिया के ऊपर कि जी आप सोशल मीडिया का कंटेंट लिखेंगे, अब आपने उस पर बिडिंग स्ट्रेटेजी देनी है। एक आपने देखा जी प्रोजेक्ट आया हुआ है, क्लाइंट को सोशल मीडिया का बंदा चाहिए जो सोशल मीडिया कंटेंट लिख सके, ठीक है। अब आप उसको एक इस फॉर्मेट के तहत आप उसको एक मैसेज करेंगे, ये है बिडिंग स्ट्रेटेजी। इसका मैं आपको सैंपल भी ग्रुप में फ्लोट करवा दूंगा। लेट्स से क्लाइंट का नाम है जॉन, इंटरनेशनल क्लाइंट है, मुस्लिम नहीं है, बाहर का बंदा है। डियर जॉन, सिंपल, हमने इसको सिंपल करना है, थैंक्स फॉर रीडिंग माय रिस्पांस टू योर प्रोजेक्ट। हालांकि अभी आप उसको मैसेज भेज रहे हैं, लेकिन आप उसको लिख देंगे थैंक्स फॉर रीडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको थैंक्स कर देंगे। आई एम क्रिएटिव राइटर या सोशल मीडिया कंटेंट राइटर हु ओन्स अ ब्लॉग। अगर तो आपको कोई ब्लॉग है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको इग्नोर करेंगे, या यहाँ पे लिख देंगे हु हैज, इसको इग्नोर करके लिख देंगे हु हैव बीन राइटिंग फॉर 3 years ऑल वीक। 3 years मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा, आप उसको लिख देंगे 8 years या 1 year। स्टार्ट में डेफिनेटली आपका काम जो है वो नया होगा, तो आप इसको एटलीस्ट 6 months करेंगे, ठीक है ना। उसका तरीका क्या है कि 6 months जब आप इसको करेंगे, तो आप उसमें कुछ सैंपल्स अपने ऐड करेंगे। वो सैंपल क्लाइंट को ये बताएंगे जी ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैंने काम किया। 2 वो सैंपल आपने खुद किए हुए होंगे, और वो सैंपल आपके गिव अवेज होंगे। गिव अवेज का मतलब कि आप फ्री में काम करेंगे। जब आपने शुरू में अपना पोर्टफोलियो बनाना होता है, तो आप फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे सबसे पहले डिफरेंट पेजेस ज्वाइन करेंगे कंटेंट राइटिंग पर, वहां पे पोस्ट करेंगे कि जी आई एम अ न्यू कंटेंट राइटर, और मैं जो है फ्री में काम करूंगा, जिसने अपने काम करवाना है वो मुझसे राब्ता करे, लोग आपको काम देंगे। उससे क्या होगा कि आपकी एक प्रोफेशनल वे में प्रैक्टिस होगी, आपको पता चलेगा कि प्रोफेशनली काम किस तरीके से किया जाता है। वो आपके सैंपल्स आपने मेंटेन करने हैं अपने पास। आफ्टर दैट, सेकंड पैराग्राफ, टेक अ लुक एट माय प्रोफाइल। आप उसको प्रोफाइल का लिंक देंगे। तो प्रोफाइल का लिंक क्या होगा, वो आपका पोर्टफोलियो का लिंक होगा, या आपके उस ब्लॉग का लिंक होगा, या पोर्टफोलियो जो हम लास्ट में बनाएंगे उसका लिंक होगा। उसके अंदर आप लिखेंगे इट इज अ प्रोडक्ट रिव्यू ब्लॉग, यानी कि अगर वो आपका ब्लॉग है या वो आपके प्रोफाइल है तो आप वहां लिख देंगे इट इज अ प्रोडक्ट रिव्यू। या अगर आप कर रहे हैं सोशल मीडिया एड्स, तो इट इज सोशल मीडिया एड ब्लॉग दैट कवर्स डिफरेंट टॉपिक सच एज। उसमें आप फिर अपने टॉपिक लिखेंगे जिन जिन पे आपने काम किया हुआ होगा। प्रोडक्ट रिव्यू ये होता है कि एक प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे
हैंड्स फ्री, एप्पल के जो एयरपॉड्स होते हैं जो विदाउट वायर होते हैं, वायरलेस हैंड्स फ्री भी जिनको कहते हैं, एयरपॉड्स कहते हैं, आपने उसके ऊपर एक वेबसाइट को एक रिव्यू लिख के दिया है कि जी ये बड़े अच्छे होते हैं, इसका ये बेनिफिट है, इसका ये बेनिफिट है, इसकी बैटरी टाइमिंग इतनी होती है और इसकी क्वालिटी इस लेवल की है, आप इसको एंड पर रेट करेंगे, अपने सजेशन देंगे, तो ये होता है प्रोडक्ट रिव्यू। ये हम एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। डिफरेंट कंपनीज रिव्यू, डिफरेंट कंपनीज के रिव्यू आपने लिखे हैं, आप उसका सैंपल अटैच कर देंगे। लेट से हम बात कर लेते हैं, किसी एक कंपनी को उठा लेते हैं, मोबलिंक। चले मोबलिंक को छोड़े, हम किसी इंजीनियरिंग की कंपनी की बात कर लेते हैं। जैसे सीमेंस एक कंपनी है जो इंजीनियरिंग की प्रोडक्ट्स बनाती है। आप सीमेंस के ऊपर एक रिव्यू लिख देंगे कि जी ये कंपनी है, ये एक इंटरनेशनल कंपनी है और ये इस मुल्क में इसके ऑफिसेज हैं और ये इस ये मशीनरी बनाती है मैकेनिकल की या इलेक्ट्रोमैकेनिकल की, और इसकी मशीनरी का लेवल ये है कि मोस्टली फर्म्स के अंदर इसके जनरेटर यूज होते हैं और इनकी जनरेटर्स की जो है लाइफ इतनी है। आप उसकी पूरी कंपनी और उसके प्रोडक्ट के ऊपर एक रिव्यू मेंटेन करेंगे। सर्विसेज रिव्यू, अगर कोई सर्विसेज कंपनी है, कोई फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, उसकी सर्विसेज के ऊपर आप एक रिव्यू मेंटेन करेंगे कि जी इनकी ये सर्विसेज हैं, ये इतने साल से सर्विसेज दे रहे हैं, इनके इतने क्लाइंट्स हैं, तो इनके सर्विसेज को हाईली रिकमेंड किया जाता है। उस तरीके से आप एक सर्विसेज का रिव्यू मेंटेन करेंगे। फाइनेंशियल मार्केट रिव्यू ये होती है कि जी आप जैसे स्टॉक मार्केट हो गई या कोई भी फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गई, आप उस मार्केट का रिव्यू लिखते हैं कि मार्केट इतने बजे ओपन होती है, इतने बजे क्लोज होती है और यहाँ पे इस लेवल की ट्रेडिंग होती है। ये मतलब आपको नहीं समझ आएगा क्योंकि आप अभी फाइनेंशियल मार्केट्स को मोस्ट हो सकता है ना नॉलेज हो। फोन्स एंड मेनी मोर, फोन्स का रिव्यू अक्सर आप यूट्यूब पे देखते होंगे, लोग रिव्यू दे रहे होते हैं। कोई भी नया फोन आता है, वी लॉगर होता है, कोई नया स्मार्टफोन लेता है और उस पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता है कि जी वो फोन को अनबॉक्स करता है, उसके पहले फीचर्स बताते हैं, फिर उसके फीचर्स को ओपन करते हैं, फिर उसकी कैमरा क्वालिटी बताते हैं, इसकी बैटरी टाइमिंग के बारे में बताते हैं। तो वो चीजें आप लिखेंगे, ठीक है? तो ये आप उसको बताएंगे जी मुझे मैंने फोन्स का, स्मार्टफोन्स का भी रिव्यू किया एंड मेनी मोर, और बहुत सी चीजें इसमें हो सकती हैं। और उसके बाद आप लिखेंगे प्लीज सी माई ब्लॉग टू नो मोर। आप ब्लॉग लिख देंगे या लिख देंगे प्लीज सी माई प्रोफाइल टू नो मोर, या सी माई वेबसाइट टू नो मोर, या सी माई पोर्टफोलियो टू नो मोर। पोर्टफोलियो जो हम एक बनाएंगे एंड पे जाकर। उसके बाद आप लिखेंगे आई वुड लाइक टू ऑफर माई राइटिंग सर्विसेज फॉर योर ब्लॉग। यानी कि एक बंदा है जिसको अपने ब्लॉग्स के लिए काम करवाना है या अपने सोशल मीडिया पेज के लिए काम करवाना है, तो आप उस पर लिख देंगे आई वुड लाइक टू ऑफर माई राइटिंग सर्विसेज फॉर योर सोशल मीडिया पेज या फॉर योर फेसबुक पेज या फॉर योर इंस्टाग्राम पेज। आई हैव अ क्वेश्चन, एंड में आप उससे क्वेश्चन मार्क कर देंगे। डू यू वांट टू पे पर आर्टिकल और डू यू वांट टू पे फॉर अ क्वांटिटी। अब देखें, अब आपने उसको फर्स्ट, आपने उसको एक मैसेज किया, उसको बिड किया अपने काम के लिए क्योंकि आपने उससे काम लेना है। अब एंड में आपने उससे पूछ लिया कि जी क्या आप मुझे पर आर्टिकल पे करेंगे या पर ब्लॉग पे करेंगे या पर वर्ड, पर 100 वर्ड्स पे करेंगे, या पे फॉर द क्वांटिटी। पे फॉर द क्वांटिटी में पर 100 वर्ड्स आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे जी क्या आप मुझे पर 100 वर्ड्स के $5 देंगे या पर 1000 वर्ड्स के $5 देंगे। तो इस तरह आप उससे अपना रेट डिसाइड करेंगे और एंड पे इफ इंटरेस्टेड please open PMB personal message box. PMB stands for personal message box. So we can discuss further. Thanks. अपना नेम। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे प्रेसिज राइटिंग की। स्टार्ट में ये बिडिंग स्ट्रेटेजी हमने क्लोज कर दी। यहाँ पे निश के बारे में आपको मैंने बता दी, निश क्या होती है, किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। गिव अवेज क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टार्ट में आप फ्री में काम करेंगे, आपने 10 20 30 आर्टिकल्स या 10 20 जिस जो भी आपने सिलेक्ट करेंगे आपने फ्री में काम करना है, क्योंकि स्टार्ट में आपको पेड वर्क करेंगे तो आपका क्लाइंट खराब होगा। आपने फ्री में काम करके अपनी एक्चुअल प्रोफाइल बनानी है। उससे होता है कि क्लाइंट आपको जब रिवीजन्स देता है ना, अच्छा रिवीजन्स होती है कि आपने किसी को काम करके दिया, वो कहेगा जी इसमें ये चीज ऐड कर दो, ये चीज रिमूव कर दो, वो आपको, उसको हम कहते हैं वो रिवीजन्स होती हैं। और आप काम चूंकि फ्री में दे रहे हैं तो उसको हम कहेंगे गिव अवेज। यानी कि जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो आप लोगों को कुछ चीजें मुफ्त में तकसीम करते हैं, यूं समझ लें उसको। तो आप मुफ्त में काम करेंगे, उससे होगा ये कि आपकी एक प्रोफाइल बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि एक न्यू राइटर को इनिशियली पेड वर्क मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप गिव अवेज पे फोकस रखेंगे और पर वर्ड रेट से आप स्टार्ट करेंगे इनिशियली, तो आपके लिए बेहतर होगा। अच्छा, जब हम बात कर रहे थे प्रेसिज की, प्रेसिज का सैंपल, प्रेसिज क्या होती है, ये एक सैंपल है प्रेसिज का। ये एक सैंपल लिखा हुआ है, मैं इसको जल्दी जल्दी रीड करूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है। फिर मैं आपको जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपके डिस्कस करूंगा। देयर इज एन एनिमी बीनीथ आवर फीट। चले हम इसको बीच बीच में से रीड कर लेते हैं। एनिमी की बात हो रही है, बीनीथ आवर फीट कि एक एनिमी है, मोर डेडली फॉर इज कंप्लीट इम्पार्शली, बहुत ज्यादा खतरनाक एनिमल है, नेशनल बाउंड्रीज पे पाया जाता है, इसकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, एवरीवन इन द वर्ल्ड
थ्रेटन्ड बाय हिम, दुनिया में तमाम लोग उससे डरते हैं। ये एनिमी जो है जमीन खुद है। अर्थ व्हेन एन अर्थक्वेक स्ट्राइक, अच्छा उसने बात की स्टार्ट में एनिमी की और वो कह रहा है व्हेन एन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स, इट मींस कि बात अर्थक्वेक की हो रही है कि एक ऐसा एनिमी है जो एक जमीन है। ये मैंने आपको एक सिंपल सा पॉइंट डिस्कस किया। ये सैंपल मैं आपको भेज भी दूंगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। सैंपल को आप रीड करेंगे, रीड करने के बाद आप क्या करेंगे, बेस्ड ऑन द अबव पैराग्राफ हमने कुछ थीम बनाई इस इन 4 पैराग्राफ्स की। ये जो पैराग्राफ्स हैं पूरा का पूरा, इसके हमने एक थीम जनरेट की। अर्थक्वेक हमने थीम बनाई कि अर्थक्वेक क्या है, एक डेडली एनिमल फॉर मैनकाइंड। अर्थक्वेक क्या करता है, डैमेज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक इन जनरल। हमने इसमें एक दूसरा पॉइंट उठाया कि अर्थक्वेक की वजह से कौन से डैमेजेस होते हैं। थर्ड पॉइंट है डैमेज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक इन पार्टिकुलर, जो उससे मखसूस किस्म के इससे जो नुकसानात होते हैं। और लास्ट पॉइंट, व्हाट कैन द साइंटिस्ट डू, कि साइंटिस्ट इसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। अब हमने अबव थीम उठाई, फर्स्ट था अर्थक्वेक द डेडली एनिमल ऑफ मैनकाइंड, ये तो हमारी थी एक थीम का एक पॉइंट। अब आगे हम लिखेंगे अर्थक्वेक स्ट्राइक्स ऑल विदाउट अ डिस्टिंक्शन ऑफ नेशनल बाउंड्रीज और पॉलिटिकल एफिलिएशन। ये हमने पॉइंट वहीं से उठाया लेकिन हमने इसको अपने लाइंस में लिख दिया। द पावर ऑफ क्वेक, क्वेक लिखा है इसने शॉर्ट किया, इसको अर्थक्वेक करेंगे, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द मैन मेड वेपन ऑफ द डिस्ट्रक्शन। आदमी ने जो तबाही के जो आलात बनाए हैं, वेपन्स बनाए हैं, ये अर्थक्वेक का वेपन उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। अब आप देख रहे होंगे कि एक सिमेट्री में चीजें आती जा रही हैं। अर्थक्वेक के बारे में पहले हमने एक पॉइंट बनाया, अब हम उस अर्थक्वेक को डिस्कस कर रहे हैं। और थर्ड पॉइंट के साइंटिस्ट जो है आर ट्राइंग टू फाइंड आउट मींस टू कम्बैट अर्थक्वेक्स। एक लास्ट में पॉइंट बनाया कि साइंटिस्ट जो है वो इस अर्थक्वेक पे ओवरकम करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने बहुत से सेफ वेज फाइंड भी कर ली हुए हैं लोगों को सेव करने के लिए। सेकंड पॉइंट हमारे पास डैमेज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक इन जनरल, स्ट्राइक विदाउट वार्निंग। ठीक है, अर्थक्वेक का हमने क्या था कि एक जनरल उसका डैमेज क्या है कि ये बताए बगैर स्ट्राइक कर देता है। मॉडर्न सिटी व्हेन स्ट्रक रिड्यूस टू प्रिमिटिव विलेज, जब एक बड़े एक जदीद शहर में अर्थक्वेक आता है तो वो एक कदीम गांव या कदीम जगह में तब्दील हो जाता है। एक बड़े शहर में अर्थक्वेक आ जाए तो बिल्डिंग्स वो सारा कुछ जो है वो टूट फूट जाता है, तबाह बर्बाद हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। ये पॉइंट्स इसका बनाया। थर्ड में डैमेज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक इन पार्टिकुलर, मखसूस इससे जो डैमेज होता है। अर्थक्वेक स्ट्राइक प्लेन्स, जमीन को इफेक्ट करता है, सी समंदरों को, माउंटेन्स को, कॉज्ड ऑल राउंड डिस्ट्रक्शन, और इसके इर्द गिर्द तमाम चीजों को डिस्ट्रक्ट कर देता है। अब यह पेपर पे सारे पॉइंट्स बनाएंगे उन पैराग्राफ्स को पढ़ते हुए जो आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद इन 1775 लिस्बन डिस्ट्रॉयड 450 किल्ड। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं पैराग्राफ के अंदर। 1755 ये देखें जी, earthquake if strikes in mountain region, avalanches roars down in valley, considering the terrifying stats of Lisbon. Here are Lisbon statistics आए from the past। 1755 Lisbon, capital of Portugal, the city destroyed entirely, 450 killed। या 17 अब उस लाइन को शॉर्ट किस तरह किया, तो 1775 में लिस्बन में अर्थक्वेक की वजह से 450% जो है किल्ड हो गए। और पीरू इन 1970 1970 में पीरू एक जगह है, वहां पे 50,000 लोग मारे गए इन 1968। तो इस पॉइंट को यहाँ पे मेंशन किया गया। वापस हम नीचे आते हैं। इन 1970 पीरू स्ट्रक 50,000 किल्ड, ये आपने पॉइंट बना लिया। व्हाट कैन द साइंटिस्ट डू, ये एक सिमेट्री है, आपने सिमेट्री को बड़े तरीके से लिखना है। जब आप इसको पेपर पे लिखेंगे ना, एक से दो दफा आपको मुश्किल होगी, उसके बाद सारे पॉइंट्स आपको वैसे याद हो जाने हैं। व्हाट कैन द साइंटिस्ट डू, अब लास्ट में सॉल्यूशन है कि साइंटिस्ट क्या कर सकते हैं इन, या क्या उन्होंने किया। इन 1968 अलास्का हिट, अलास्का 1968 में एक अर्थक्वेक आया, सब कॉन्टिनेंट मूव्ड 80 फीट इनटू द पैसिफिक ओशन। जो 80 फीट का जो एरिया था वो ओशन में कन्वर्ट हो गया, वो ओशन के साथ मिल गया। साइंटिस्ट कैन नॉट रेजिस्ट द पावरफुल अर्थक्वेक, साथ में वो उसके आगे फर्दर बता रहे कि साइंटिस्ट इसको नहीं लड़ सकते अर्थक्वेक के साथ। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं, ये एक लाइन लिखी हुई मैंने लिखी है पे, बेस्ड ऑन द अबव आउटलाइंस कैन वी मेक द फॉलोइंग रफ ड्राफ्ट। अब हम रफ ड्राफ्ट बना रहे हैं। ये मैं आपको जितनी आसानी से बता रहा हूँ ना, ये इतना आसान है नहीं, इसको लिखने में बड़ी मेहनत हुई है। इसको लिखने में आपकी वही वोकेबलरी जो मैंने पहले लेक्चर में बताई थी, आपकी सारी जो चीजें थी, हमने जो पढ़ा
वोकैबुलरी के बारे में मैंने आप लोगों को बुक रिकमेंड किया, आप लोगों का डेली रीड किया करें, ये सारी चीजें वहां से निकली हुई हैं। जब ये सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे ना प्रॉपरली बार बार, तब आप इस लेवल पे पहुंचेंगे। जब इस लेवल पे पहुंच जाएंगे ना तो आपकी अर्निंग गारंटेड है। ओके जी, फर्स्ट पॉइंट था अर्थक्वेक। अब उसको हमने लिखा द ग्रेट डिस्ट्रॉयर, हमने उसके बारे में लिख दिया कि अर्थक्वेक इज अ डेडली एनिमी ऑफ मैनकाइंड। ये सारे बुलेट्स और जो हमने पॉइंट्स ऊपर पढ़े, पैराग्राफ को देखा, ये सब उसी में से लिखा हुआ है। ये आप जब रीड करेंगे ना, और हर आपने क्या करना है, जो आपको वो लफ्ज मुश्किल लगेगा ना, उसको आप गूगल से या डिक्शनरी से मीनिंग देख के उसके ऊपर लिखेंगे, उन वर्ड्स का मीनिंग लिखेंगे और उसके बाद इस पैराग्राफ को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट जब आप रीड करेंगे तो साथ साथ आपने तमाम मीनिंग्स को लिखना है उर्दू में। इंग्लिश में समझ आती है तो इंग्लिश में, नहीं तो उर्दू में। आप जो लफ्ज मुश्किल हो उसका मीनिंग साथ साथ लिखते जाएंगे। उसके बाद जब आप दोबारा पढ़ेंगे ना, तो आपको बड़े आराम से, बड़े मजे से आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है अर्थक्वेक द ग्रेट डिस्ट्रॉयर। Earthquake is a deadly animal of mankind. Earthquake strikes all without a distinction. ये वही सारी बात है जो हमने लिखी हुई है, और ये वही पॉइंट है सारा का सारा जो हमने वहां पढ़े हैं। ये हमने लिखा है एक रफ ड्राफ्ट। चले मैं इसको रीड करके बताता हूँ। अर्थक्वेक इज अ डेडली एनिमल ऑफ मैनकाइंड, ट्रांसलेट भी कर देता हूँ। अर्थक्वेक इंसानी जिंदगी का एक बहुत ही, इंसानी जिंदगी के लिए एक बहुत खतरनाक दुश्मन है, ठीक है। अर्थक्वेक स्ट्राइक्स ऑल विदाउट अ डिस्टिंक्शन ऑफ नेशनलिटी एंड पॉलिटिकल एफिलिएशन। अर्थक्वेक जो है तमाम चीजों को बगैर किसी सियासी, बगैर किसी बाउंड्री के तबाह कर देता है। द पावर ऑफ द अर्थक्वेक इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द मैन मेड वेपन डिस्ट्रक्शन। जो अर्थक्वेक की ताकत है वो इंसान के बनाए हुए जो वेपन्स हैं, जो असला जात हैं, उनसे भी कई ज्यादा उसकी ताकत है। एंड अर्थक्वेक स्ट्राइक्स मैनकाइंड विदाउट एनी वार्निंग, बगैर किसी वार्निंग के लोगों को तबाह कर देता है, हिट कर देता है। अ मॉडर्न सिटी व्हेन स्ट्रक रिड्यूस टू रबल। देखिए वहां पे वर्ड था प्रिमिटिव विलेज, यानी कि कदीम जगह पे। अब उसका सिनोनिम यहाँ पे यूज हो गया रबल, यानी कि वो एक मॉडर्न सिटी को भी तबाह बर्बाद कर देता है, इसको अगर हम शॉर्ट करें तो। अ क्वैक स्ट्राइक्स प्लेन, यानी कि अर्थक्वेक स्ट्राइक्स प्लेन सी माउंटेन्स कॉजिंग अ राउंड डिस्ट्रक्शन। वही ये लाइन ऊपर वाली लिख दी कि तमाम समंदर हो, जमीन हो, पहाड़ हो, उसके इर्द गिर्द सब जगह को बर्बाद कर देता है। ये हमने फर्स्ट पैराग्राफ रीड किया। और आगे वही जो लिस्बन में वाकया हुआ, पेरू में वाकया हुआ, ये मैंने एक रियलिस्टिक उठाया हुआ है प्रेसिज राइटिंग, और उसको मैंने कन्वर्ट किया है। अब आ गया फाइनल ड्राफ्ट। देखिए हमने पहले पॉइंट्स बनाए, फिर हमने रफ ड्राफ्ट बनाया, और फिर हमने उन वर्ड्स को 115 वर्ड्स के अंदर वो सारा पूरा लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिख दिया। Earthquake, mankind's deadly animal. Earthquake strike without all distinction of the nationality or affiliation. The power of earthquake is greater than that of man-made weapon of destruction. An earthquake strikes mankind without any warning. A modern city when struck reduced to a nibble. Rubble को उसने मजीद कर दिया nibble. A quake strike plain seas and mountains causes all the destruction. बात हो रही है इस पैराग्राफ में, कहने का मकसद है जो उसमें बात हो रही है वो हो रही है डिस्ट्रक्शन के ऊपर। किसकी? अर्थक्वेक के डिस्ट्रक्शन के ऊपर। अर्थक्वेक ने कहाँ कहाँ डिस्ट्रक्शन की, उसके स्टैट्स के किन किन जगहों पे उसने कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया, और साइंटिस्ट इसके लिए क्या कर रहे हैं, साइंटिस्ट क्या कोशिश कर रहे हैं इसके लिए। उसके बाद द क्वैक स्ट्रक लिस्बन, वही बात 1755 में उसने 450 लोग मारे। पीरू में 1970 में उसने 50,000 लोग मारे, और अलास्का में 80 फीट के एरिया को उसने ओशन में, यानी कि बहर में, जिसको हम बहर कहते हैं, उसमें कन्वर्ट कर दिया। साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड आउट मीनिंग टू कम्बैट अर्थक्वेक। साइंटिस्ट अब क्या कर रहे हैं, उसको कोशिश कर रहे हैं कि जी, साइंटिस्ट की फिर हमने एफर्ट बताई कि हम अर्थक्वेक को किसी तरीके से काबू पा सकें। टू प्रिडिक्ट द ओरिजिन ऑफ क्वेक्स, ताकि हमें ये जान सकें, ये देख सकें कि अर्थक्वेक किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से ये जनरेट होते हैं, किस तरीके से ये स्ट्राइक करते हैं, ताकि वो उसकी इंसान की और उसकी जो जायदाद या प्रॉपर्टी फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन, सेव मैन एंड प्रॉपर्टी, यानी कि इंसान और जो हमारे इर्द गिर्द की जो जगह हैं, प्लेसेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको डिस्ट्रक्शन से बचा सकें। ठीक है, ये आपको मुझे पता है मोस्टली लोगों के सर के ऊपर से गुजर गया होगा, लेकिन जब आप इसको मीनिंग्स के साथ लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ट्रस्ट मी आपको इतना मजा आएगा ना। जब आप फर्स्ट टाइम तो आप इसके मीनिंग्स लिखेंगे, और उसके बाद जब आप इसको पढ़ेंगे उन मीनिंग्स के साथ, तो आपको इस सारा का सारा समझ आ जाएगा, और फिर आपको सारी मेरी बातें रिवाइज हो रही होंगी। ये तो था हमारा प्रेसी का एक सैंपल। नेक्स्ट हम देखते हैं बिडिंग स्ट्रेटेजी का एक और सैंपल, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। हेलो डियर क्लाइंट,
यानी कि हेलो जॉन, जैसे कि मैंने बताया था। आई विल कीप माई रिस्पॉन्स शॉर्ट, या आप ये आपने यही लिखना है, आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। एंड टू द पॉइंट, मुख्तसर रखूंगा। आई हैव डन सिमिलर वर्क इन द पास्ट, यानी कि अब क्लाइंट ने बात की है कि जी उसको चाहिए वेब कंटेंट राइटर, तो आपने उसको कह दिया आई हैव द सिमिलर वर्क इन द पास्ट, कि मैंने माजी में ये काम किया है। यू कैन रिव्यू द वर्क फ्रॉम द लिंक, आप इस लिंक से मेरे इस काम को चेक कर सकते हैं कि मैंने वेब कंटेंट राइटिंग का काम किया है। उस लिंक में आप या तो अगर आपका ब्लॉग है वो ऐड कर देंगे, आपकी कोई वेबसाइट है वो ऐड कर देंगे, या अगर आपका किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पोर्टफोलियो बना हुआ है जो कि हम नेक्स्ट एडवांस लेक्चर में बनाएंगे, आप उसको वो अटैच कर देंगे पोर्टफोलियो। उसके बाद द प्रोजेक्ट टुक माई 3 वीक्स टू डू, अब आप उसको बता रहे हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में जिसका आपने उसको सैंपल भेजा है, कि ये प्रोजेक्ट जो है 3 वीक्स में मैंने कवर किया विद द हेल्प ऑफ एडिशनल वेब डेवलपर्स, कि मैंने एडिशनल वेब डेवलपर्स के साथ इस प्रोजेक्ट को कवर किया एंड वी क्रिएटेड द वेबसाइट यूजिंग वर्डप्रेस। यहाँ बात हो रही है जी एक वेबसाइट बनाने की, कि मैंने इस वेबसाइट को वर्डप्रेस को यूज करते हुए तैयार किया। उसके बाद आप लिखेंगे आई हैव अ क्वेश्चन, आर यू कंफर्टेबल इन गेटिंग योर वेबसाइट डेवलपमेंट वर्डप्रेस। अब उसको आपको पता है कि उसे वेबसाइट बनवानी है वर्डप्रेस के अंदर ही। वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू वेबसाइट्स बनती हैं, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक ऑनलाइन ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसपे जो है कस्टमाइज वेबसाइट्स आप बना सकते हैं। अब आप उससे पूछ रहे हैं कि क्या आप कंफर्टेबल हैं कि आपकी वेबसाइट को वर्डप्रेस के अंदर बनाया जाए। फिर आप उससे पूछ रहे हैं डू यू हैव एनी प्रेफरेंस, क्या आपकी कोई मजीद तरजीहात हैं इसके अंदर। प्लीज ओपन पर्सनल मैसेज बॉक्स या प्रोजेक्ट मैसेज बोर्ड, इसको पर्सनल मैसेज बॉक्स भी कहते हैं, प्रोजेक्ट मैसेज बोर्ड भी कहते हैं। एंड लेट मी नो योर आंसर, काइंडली मैसेज बॉक्स में है और मुझे अपने जवाब के बारे में बताएं। इफ यू विश टू सी माई पोर्टफोलियो यू कैन रिव्यू इट एट दिस, फिर आप अपने पोर्टफोलियो का लिंक अगेन दे देंगे यहाँ पे, अगर नहीं है तो उससे अपनी वेबसाइट का कोई और लिंक है वो आप दे देंगे। हाउ अबाउट अ क्विक स्काइप कॉल, अब आप उसको फिर यानी कि आप उसको कन्विंस कर रहे हैं हर तरीके से, किसी तरीके से आपने उसको जाने नहीं देना कि क्या ख्याल है कि स्काइप पे बात की जाए। सो आई कैन एक्सप्लेन माय प्रोसेस ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट, ताकि मैं आपको बताऊं कि मैं आपको वेबसाइट डेवलपमेंट किस तरीके से दूंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि वेबसाइट में आपके लिए कौन सी चीजें जरूरी हैं कौन सी गैर जरूरी हैं। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, सिंसियरली आपका नाम और स्काइप आईडी। तो ये आज का हमारा काफी थ्योरेटिकल नेचर टॉपिक था, और आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में प्लीज। अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो काइंडली आप लोगों के क्यूरीज हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। असाइनमेंट की डेडलाइन साथ वैसे होती तो ये है कि नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले आप जमा करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप असाइनमेंट नहीं भी करवा सकते तो जब आपके बेसिक लेवल क्लियर होगा तो उसके बाद आपको कुछ ना कुछ टाइम जो है वो दे दिया जाएगा असाइनमेंट सबमिट करवाने के लिए, तो आप उस परेशान ना हो उस हवाले से। विच बुक आई हैव टू, फियास रिकमेंडेशन के लिए आप गूगल चले जाए तो बेहतर है, नहीं तो सीएसएस की वोकेबलरी के नोट्स देख लें। आप गूगल पे करेंगे ना सीएसएस वोकेबलरी नोट्स, सीएसएस जो आपके कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की वोकेबलरी होती है, बेहतरीन किस्म की। डॉन आर्टिकल्स साथ बहुत अच्छे हैं कंटेंट के लिए, मैंने पहले लेक्चर में ये बात की थी कि डॉन न्यूज के आर्टिकल्स पढ़ें। फिया ग्री की बेस्ट है, ग्री की कर लें आप, बेहतरीन है, बहुत अच्छी बुक है वो भी। नो वरीज, डॉन के आर्टिकल्स तो मैं आप लोग पढ़ें, मतलब आप लोग अगर एक अच्छे कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं ना, तो डॉन आपकी इंग्लिश को इस हद तक इम्प्रूव कर देगा। आप मतलब ग्री पढ़ लें जैसे फिया ने कहा, और आप डॉन के आर्टिकल्स पढ़ लें साथ, तो बेस्ट हो जाएगा। मतलब मैं अपने 8 सालों का निचोड़ बता रहा हूँ। शुरू शुरू में मुझे बड़ा मसला होता था उसको पढ़ने में, मैं खुद बड़ा परेशान होता था क्योंकि सारी बातें मेरे ऊपर से गुजर रही होती थी। उस टाइम हम स्टूडेंट्स होते थे, इतना एजुकेशन का लेवल भी नहीं था इतना, अब तो खैर से अल्हम्दुलिल्लाह काफी आगे निकल गए हैं। तो वो आप पढ़ें तो बेहतरीन हो जाएगा, बहुत अच्छी चीज है ये। मैं तो यही हर स्टूडेंट को कहता हूँ, लेकिन स्टूडेंट समझते ही नहीं है, लेकिन करें आप लोगों को इंशाल्लाह खुद ही फर्क। फखरुन्निसा डॉन की बुक नहीं है, डॉन न्यूज़पेपर है। आप उसकी अगर तो आपके पास आईफोन है तो आईफोन के अंदर उसकी ऐप होती है, वो उसमें ऑफलाइन आर्टिकल्स भी रीड कर सकते हैं। अगर आपके पास आईफोन नहीं है, स्मार्टफोन है कोई भी, है वेबसाइट के थ्रू आप जा सकते हैं। डॉन की वेबसाइट ओपन करें, वहाँ पे ई पेपर आ जाता है, ई पेपर में आप ओपन करें, वहां पे आप आर्टिकल्स पे जाएं, ओपिनियंस पे जाएं, ओपिनियंस पढ़ें, आपको करंट अफेयर्स का भी पता चलेगा और आपको इंटरनेशनल रिलेशंस का भी पता चलेगा, आपको पता चलेगा दुनिया में क्या हो रहा है। अच्छा, उसका आपको प्लस पॉइंट ये होगा कि जब आप आपकी वोकेबलरी तो इम्प्रूव हो रही है, आपकी राइटिंग स्किल तो इम्प्रूव हो रही है, लेकिन साथ में आपका नॉलेज इतना बेहतरीन किस्म का इम्प्रूव होगा ना कि आपको मजा आ जाएगा। आप ये सिर्फ 1 महीना प्रैक्टिस करके देखें और फिर मुझे
व्यूज दीजिएगा कि आपकी इंग्लिश में अब कितना अब किस लेवल पे और बाद में किस लेवल पे होगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हमारे पास 5 मिनट रह गए हैं लेक्चर क्लोज होने में। CSS का क्या बताया? CSS जी वो एक ऑनलाइन कंपटीशन एग्जाम होता है, सॉरी पाकिस्तान में कंपटीशन एग्जाम होता है जिसको हम लोग कमिश्नर लग जाते हैं, बड़ी हाई लेवल की गवर्नमेंट जॉब हो जाती हैं, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए लोग पूरा साल तैयारी करते हैं और साल में उसका एक दफा एग्जाम होता है। तो उसका जो है एक बहुत बेहतरीन किस्म का एक नॉलेज होता है, उसकी वोकेबलरी का डाटा आप नेट से ढूंढ लें। आप गूगल पे जस्ट लिखेंगे ना CSS नोट्स वोकेबलरी नोट्स, CSS वोकेबलरी नोट्स, तो आपको बहुत ज्यादा वोकेबलरी वहां मिल जाएगी, आपको ऊपर मुझसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ननमीन ग्रुप में मैं रिस्पांस इसलिए नहीं दे रहा, मैं कुछ इश्यूज की वजह से बिजी था, काफी स्टूडेंट्स ने मुझे प्राइवेटली इनबॉक्स किया, तो इंशाल्लाह आपको तमाम क्यूरीज आपकी रिजॉल्व हो जाएंगे, आप बेफिक्र रहें। पर्सनल असाइनमेंट शेयर कर दें, मैं फिलहाल पर्सनल इनबॉक्सेस देख नहीं रहा, काफी सारी आई नहीं है मेरे पास जो है असाइनमेंट्स, मैंने भी रीड नहीं की, मैं इंशाल्लाह इनको करूंगा, मैं कमिटमेंट है आप लोगों से, आप लोगों के असाइनमेंट्स के आपको सॉल्यूशंस भी बताए जाएंगे, आप लोगों को प्रॉपर फॉर्मेट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा सारी चीजों को। प्रेसिज राइटिंग की अजरा मैं आपको, अच्छा मैं ना एक काम करते हैं, आप लोग प्रेसी राइटिंग आप लोगों के लिए वैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं ना CSS की एक बुक शेयर कर रहा हूँ अभी ग्रुप में, चले आप लोगों का मसला ही हल कर देते हैं हम, वोकेबलरी का भी और उसका भी। मैंने बेसिकली CSS की तैयारी स्टार्ट की थी, लेकिन मैंने फिर उसको कुछ रीजंस की वजह से कंटिन्यू नहीं किया। मैं ना CSS की एक बुक शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, ठीक है, उसमें आपकी वोकेबलरी भी है, उसमें आपकी ग्रामर भी है, और उसमें प्रेसी की बेतहाशा उसमें जो है ना वो मजे मजे की उसमें सैंपल्स है, और वो सॉल्व्ड है, मजे की बात सॉल्व्ड है वो, ठीक है ना। तो आप इसी फॉर्मेट को जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए आप वो पढ़ें, आपकी प्रेसी इतनी कमाल हो जाएगी ना कि लोग रश करेंगे आप पे, मजा आ जाएगा आपको काम करने में। मैं शेयर कर देता हूँ, बिल्कुल साथ में शेयर कर देता हूँ। नेक्स्ट जी, और 2-3 स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी आई गेस लेक्चर ऑन करके सो गए हैं। कोई क्यूरी है कोई, क्योंकि टॉपिक आज का काफी शदीद किस्म का थ्योरेटिकल था, तो उसमें फिर अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो सो ही जाते हैं। तो मैं आप लोगों को प्रेसी का सैंपल जो मैंने आपको पढ़ाया, आपको बिडिंग स्ट्रेटेजी का सैंपल भेज रहा हूँ, और आप लोगों को मैं CSS की वो बुक शेयर कर देता हूँ, तो आप लोग इंशाल्लाह पढ़ें, उसमें हिस्ट्री से लेके यानी कि प्रीवियस ईयर से लेके अब तक की जो है ना उसके अंदर काफी सारे प्रेसिस के सैंपल्स हैं और सॉल्व्ड हैं, उसमें काफी हाई लेवल की इंग्लिश भी है, उससे आपकी वोकेबलरी भी अच्छी हो जाएगी, आपकी ग्रामर भी काफी बेहतर हो जाएगी, और आप लोग प्रेसिस की एग्जांपल भी अपने प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आई थिंक मजीद क्वेश्चंस नहीं है, और जी जी मैं हसन व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर करूंगा सारा डाटा, वहीं पे शेयर करूंगा। फायजा जो पूरा जो मैंने पढ़ाया है उसी तरीके से ही आप एग्जाम में प्रेसिस राइटिंग अच्छी कर सकते हैं, ये पढ़ाने का मकसद यही था कि आप एग्जाम में भी कर सकते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में भी कर सकते हैं इसको। इसका काम मिलता है ऑनलाइन भी, प्रेसी अच्छी होगी तो अच्छी रीराइटिंग होगी, अच्छी रीराइटिंग होगी तो अच्छा कंटेंट लिखेंगे, अच्छा कंटेंट लिखेंगे तो जो लोग बगैर प्रेसी को कवर किए हुए 0.5 0.7 रुपीज पर वर्ड ले रहे हैं, आप उनके बजाय 1.5 रुपए पर वर्ड लेंगे, यानी कि अगर आप एक दिन में 1000 वर्ड लिख के देते हैं क्वालिटी के, तो 1500 रुपए आप एक दिन में कमा रहे हैं यार स्टार्ट में, मतलब आप कैलकुलेशन पे बात करें ना, 1500 एक दिन में कमा रहे हैं, दिन में 2000 वर्ड लिखेंगे तो 3000 दिन का कमा रहे हैं, 3000 मल्टीप्लाई बाय 30, 90,000 अ मंथ सिटिंग एट होम, सिर्फ लैपटॉप और इंटरनेट या कंप्यूटर इंटरनेट को यूज करते हुए। ठीक है जी, लेक्चर का टाइम ओवर हो गया, इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, ख्याल रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, अल्लाह हाफिज।